हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट साइंस का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम लोग जो आपका साइंस है उसके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन ना, वो आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा विथ आंसर के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10 साइंस के लिए। जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पहला प्रश्न देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ जो बेकिंग पाउडर होता है, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया है कि जो बेकिंग पाउडर है या जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब कुछ बताना है। जो उपयोग होता है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सबको बताना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो हमारा बेकिंग सोडा, उसका रासायनिक नाम और उसका अणुसूत्र। देखो, जो हमारा बेकिंग पाउडर है उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसका अणुसूत्र है, देखो, सोडियम का Na हो जाएगा, बाई का H लगा देना, कार्बोनेट का CO3, NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका अणुसूत्र जो होता है वो NaHCO3 होता है। बनाने की विधि समझ लो, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बनता है या प्राप्त होता है। बहुत आसान है बनाने की विधि, रिएक्शन थोड़ा सा हार्ड है, बट यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अगर आप अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो आपका क्या बनेगा? आपका NaHCO3 बन जाएगा। चलो मैं आप लोगों को बनाने की विधि के साथ रिएक्शन समझाता हूं। जैसे रिएक्शन है 2NaOH। NaOH क्या है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में क्या प्रवाहित करना? CO2। तो यहाँ CO2 प्रवाहित कर दो, ठीक है। CO2 आपने प्रवाहित करा तो फिर आपका बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। अभी हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं बना, अभी सोडियम कार्बोनेट बना है। हमें बनाना क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमें Na2CO3 जो है, Na2CO3 में दोबारा, और ये H2O इसका जलीय विलयन, दोबारा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना पड़ेगा। इसमें हमें दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना पड़ेगा, तो हमें 2NaHCO3 मिल जाएगा। और यही हमारा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हमें बनाना था, ठीक है। बेकिंग सोडा जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यही है, हमें NaHCO3 ही तो बनाना था। यहां देखो सूत्र क्या है? NaHCO3 बेकिंग सोडा, तो बस बन गया, ठीक है। अब देखो इसका भौतिक गुण समझो। भौतिक गुण में फर्स्ट है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्पविलेय पदार्थ है। यह एक सफेद रंग का होता है, जो दिखाई देता है वो भौतिक गुण होता है, और जल में अल्पविलेय होता है, बिल्कुल नहीं घुल जाता। उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो दिखाई देते हैं, और इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसमें हाइड्रोजन आयन है, इसलिए इसका जलीय विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया बनाने की विधि, भौतिक गुण। अब हम लोग रासायनिक गुण और उपयोग को समझते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमारा रासायनिक गुण आता है। रासायनिक गुण में फर्स्ट वाला समझिए कि इसे गर्म करने पर Na2CO3 तथा CO2 में टूट जाता है। जब हम इसको गर्म करते हैं, जैसे हमारा 2NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जब गर्म किया जाता है, डेल्टा लगा दो गर्म करने का, या फिर लिख दो गर्म करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या मिलता है? हमें Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, H2O एंड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। देखो CO2 में टूट जाता है, Na2CO3 एंड प्लस H2O प्लस CO2 में टूट गया। हमने इसको गर्म किया सोडियम बाइकार्बोनेट को, हमारा बना सोडियम कार्बोनेट और जल एंड
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा रिएक्शन समझो, यह तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। जब हम इसे तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें लवण बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तनु अम्ल का मतलब है जैसे NaHCO3, इसकी क्रिया हमने किसने कराई, HCl जो हमारा तनु अम्ल है, इससे क्रिया कराया तो हमारा NaCl एक लवण है, नमक है, प्लस हमारा H2O बनेगा जल, और प्लस हमारा CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। ये दूसरा रासायनिक गुण है। अब देखो उपयोग समझ लो स्टूडेंट। उपयोग का मतलब है पहला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में कोई चीज़ बनाना है तो इसका उपयोग हम करते हैं। दूसरा, अमाशय की अम्लता, जो आपका इनो वगैरह बनता है, हमारा अमाशय में जो अम्लीयता होता है उसको दूर करने में। तीसरा, चर्म रोगों के निदान में, जिनको चर्म रोग हो जाता है उनके निदान में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो अगर आपको बेकिंग सोडा बोर्ड एग्जाम में आए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो पहले आपको क्या लिखना है, इनका नाम, जो अणुसूत्र और रासायनिक नाम, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु चैप्टर में से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, जो कि हमारा है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, उनका आपको परिभाषा देना है, अच्छे से श्रेणी लिखना है, और फिर उनके अनुप्रयोग हैं, 2 उनके अनुप्रयोग हैं, उसको भी बताना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 99% गेस है कि आएगा। देखो, धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है, जिसको हम लोग दूसरा नाम विद्युत रासायनिक श्रेणी कह सकते हैं, वह सूची है जिसमें जो धातुओं की क्रियाशीलता होती है, जो धातुओं की क्रियाशीलता, जैसे धातु जितना अधिक क्रियाशील होगा, जितना कम क्रियाशील होगा, उसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसी श्रेणी को धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अवरोही क्रम का मतलब सबसे ऊपर जो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता, जैसे हमारा पोटेशियम सबसे अधिक है, फिर सोडियम है, फिर Ca से कैल्शियम, Mc से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Pb से आपका लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब देखो, जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील का मतलब इनके पास ज़्यादा पैसे हैं या ज़्यादा अमीर हैं। नीचे वालों को आसानी से विस्थापित कर सकते हैं, कहीं से भी हटा सकते हैं, उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। फिर जैसे नीचे आते जाओगे वो घटती अभिक्रियाशीलता मिलेगी। घटती अभिक्रियाशीलता का मतलब है इसका जो अभिक्रियाशीलता है वो घटेगा। फिर आपको सबसे नीचे आओगे तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता, जो सबसे कम अभिक्रियाशील हैं वो हैं Au, सिल्वर, आपका सिल्वर, मरकरी, कॉपर, ये सब बहुत कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो ये आपका एक सक्रियता श्रेणी का टेबल है, इसको तैयार कर लेना थोड़ा सा। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो भी बता देना, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अब इनके अनुप्रयोग समझते हैं। अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट समझो। देखो, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इससे हम पता कर सकते हैं कौन सी तत्व है जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, जैसे अगर Zn, Fe और H में कहा जाए कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो Zn है, क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है, तो और दूसरा देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। कि देखो, जो हमारा हाइड्रोजन से नीचे है, देखो हाइड्रोजन के नीचे ये 3 से 4 चीज़ें हैं, तो ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे हैं। जो ऊपर हैं वो केवल अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएंगे, क्योंकि ये स्वयं हाइड्रोजन से ज़्यादा गरीब हैं, तो वो कैसे विस्थापित करेंगे? अपने अमीर वालों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो हैं ये विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ऊपर वाले जो है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर लेंगे। जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वही कर पाएंगे, नीचे हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में यही पूछा था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, वो भी मैंने बता दिया, टेबल भी समझा दिया, एंड आपको अनुप्रयोग भी 2 समझा दिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप लोगों को उसको ज़रूर तैयार करके जाना है। ठीक है, और बहुत ही बार पूछा गया है। वो कौन सा है, चलो देखते हैं। देखो, यहाँ अगला जो हमारा है वो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है कि साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आप साबुनीकरण पर टिप्पणी कैसे लिखोगे? रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले जो साबुनीकरण है उसकी परिभाषा लिख दो टिप्पणी करने से पहले, फिर आप उसका रिएक्शन लिख देना। रिएक्शन परिभाषा ही लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखो, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम, जो हमारा सोडियम तथा पोटेशियम लवण, सोडियम तथा पोटेशियम लवण से NaCl, KCl ये सब, या NaMOH, KOH, ठीक है,
लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन की परिभाषा छोटा सा है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण हमारे साबुन कहलाते हैं। और यह तेलों और वसाओं के तनु NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि हमारा जो पोट यहाँ केवल KOH कर देना, ठीक है, KOH तो हमारा वो हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि के से पोटेशियम होता है, जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। बस साबुनीकरण में यही इतना है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण हमारा साबुन कहलाता है। साबुन का डिफिनीशन हो गया। बनाना कैसे है? बनाना ऐसा है कि ये तेलों, जो तेल होते हैं और वसाओं के तनु NaOH या KOH, ठीक है, KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है और इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब रिएक्शन तो मैंने बताया थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा साबुन बनाने का। अभिक्रिया नीचे समझो साबुनीकरण का। देखो सबसे पहले हमें लेना है वसा या ट्राइसिटेरिन, क्योंकि हमने बताया ना कि वसा से बनता है। तो ट्राइसिटेरिन का सूत्र थोड़ा सा आप लोग समझना। देखो CH2OCO C17H35, कार्बन के नीचे एक बॉन्ड लगाना है, फिर आपको लिखना है CHO लिखना है। फिर देखो यही चीज़ केवल 2 हटा देना है, CO C17H35, फिर जो ऊपर वाला सेम है उस चीज़ को लिख देना है CH2OCO C17H35। बस फिर अब आपको क्या करना है, हमें 3NaOH लेना है, 3NaOH। फिर गिव शाउट हमें मिलेगा, अभी मैं आपको नाम बता देता हूँ क्या क्या है। फिर हमें मिलेगा, ये मिलेगा क्या, ग्लिसरॉल, जो कि आपको फार्मूला पता होगा CH2OH। तो यहाँ से CH2 लेना है, यहाँ से OH एक लेना है, फिर इसके नीचे CH यहाँ से लेना है, OH यहाँ से, क्योंकि यहाँ OH की संख्या 3 है, मैंने आगे 3 लगा दिया है। फिर CH2OH प्लस हमारा साबुन बन जाएगा। साबुन का फार्मूला देख लो भाई क्या है, 3C17H35 COONA, ठीक है। नाम क्लियर कर दें क्या क्या है। देखो ये हमारा है ट्राइसिटेरिन, सिटेरिन है ना, जिसे हम लोग वसा कह सकते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये ग्लिसरॉल है। और ये हमारा साबुन है, ठीक है। बस ये रिएक्शन से याद रखना। ये नाम मैंने बता दिया है, नाम भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नाम याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस यही है साबुनीकरण। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। अब एक बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का। बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के देखो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं। जैसे पाचन तंत्र बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लेना। उत्सर्जन तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लेना। लिंग निर्धारण भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये 3 से 4 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लॉन्ग के लिए जाने जाते हैं। चौथा मैं आपको बता रहा हूं यहाँ मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जो मेंडल की आनुवंशिकता के नियम है उसके बारे में। तो मेंडल की आनुवंशिकता का 3 नियम था। देखो मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम। तीनों नियम को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम, ये मेंडल के 3 नियम थे। फर्स्ट उन्होंने प्रभाविता का नियम, सेकंड पृथक्करण का नियम, थर्ड हमारा स्वतंत्र अभिमन का नियम। प्रभाविता का मतलब होता है प्रभावी लक्षण जो अपना लक्षण प्रदर्शित करे। पृथक्करण का मतलब होता है कि मतलब पृथक्करण टूटना। स्वतंत्र अभिमन का मतलब होता है कि वो भी अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रभाविता के नियम से। तो प्रभाविता का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का मतलब होता है जैसे हमारा लंबा पौधा आपने लिया, लंबा पौधा और बौना पौधा। लंबा
और बौना, इन दोनों के बीच संकरण कराया तो हमारा जो लंबा होता है प्रभावी होता है, ठीक है। तो ये अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा प्रभाविता के नियम में, और बौना वाला अप्रभावी है, वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। तो प्रभाविता के नियम में बस यही करना है कि जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में उपस्थित होते हैं तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी नहीं। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, अप्रभावी वाला बिल्कुल नहीं प्रदर्शित करता है, जो हमारे प्रभाविता के नियम में। तो प्रभावी लक्षण हमारे जैसे लंबा है, कैपिटल टी, टेल मतलब होता है लंबा। अब हमें स्मॉल टी का मतलब बौना लेना है, मतलब इसका स्मॉल लेना है अप्रभावी में। तो हमारा लंबा जो है वो प्रभावी है और बौना जो है वो हमारा अप्रभावी है। लंबा क्या है बच्चों? लंबा जो हमारा है वो कैपिटल टी है, और स्मॉल टी हमारा बौना है वो अप्रभावी है। अब इन दोनों के बीच संकरण कराया गया तो यहाँ से एक कैपिटल टी आया और यहाँ से एक स्मॉल टी आया, तो हमारा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बनकर लंबा बना प्रभावी। ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध लंबा नहीं है लेकिन लंबा है, क्योंकि आगे कैपिटल टी है और स्मॉल टी दोनों है, इसलिए शुद्ध लंबा नहीं है, ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, क्योंकि हमारा कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो शुद्ध है लेकिन ये हमारे लंबा है, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित किया, तो समझ जाना वो हमारा प्रभावी लक्षण का मतलब प्रभाविता का नियम, ठीक है। स्वतंत्र अभिमन का नियम समझने से पहले पृथक्करण का नियम समझ लो। देखो कारक जो है, कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है। मैंने बताया ना टूटना, पृथक्करण का मतलब अलग अलग होना, तो यहाँ अलग ही तो हुआ कि कारक जो है युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है, और इसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखो जैसे हमारा लंबा है बौना है, कैपिटल टी लंबा, स्मॉल टी बौना। अब ये कारक है, कारक युग्मक बनते समय ये आधे आधे अलग अलग हो गए, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, मतलब जो कारक है वो युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो गए, आधा आधा। देखो हमारा कारक जो युग्मक बनते समय आधा आधा अलग हो गए, 50% अलग हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों? पृथक्करण का नियम अब समझेंगे। पहले हम लोगों ने समझा प्रभाविता का नियम, फिर हमने पृथक्करण का नियम, अब हम स्वतंत्र अभिमन का नियम समझेंगे। तीसरा जो हमारे मेंडल का तीसरा नियम था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र अभिमन का नियम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है तो इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ ज़्यादा बार आए वो इंपॉर्टेंट होता है। देखो स्वतंत्र अभिमन का नियम, जब दो लक्षण का मतलब होता है, जैसे हमारा गोल और झुर्रीदार और पीला और हरा, ये दो लक्षण है, ठीक है। दो लक्षण का मतलब चार चीज़ें रहेंगी, दो लक्षण हो जाएगा। दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, इसमें दोनों स्वतंत्र होते हैं, कोई प्रभावी नहीं करते हैं, और इसमें हमारे तीनों नियम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। देखो गोल और पीला, यहां से देखो पृथक हुआ तो मतलब पृथक्करण का नियम अलग अलग हुए, और फिर इसी में स्वतंत्र अभिमन और प्रभाविता का नियम दोनों आ जाता है। देखो ध्यान से, ये हमारा गोल का मतलब होता है राउंड का मतलब आर, ठीक है, और इसका इस्तेमाल लेना है झुर्रीदार में, यानी कि हमारा स्मॉल आर, ठीक है। पीला का मतलब होता है एलो वाई, और यहाँ स्मॉल वाई हरा का लेना है। देखो गोल जो है ये प्रभावी है और झुर्रीदार जो है वो अप्रभावी है, और ये हमारा पीला जो है प्रभावी और ये अप्रभावी। देखो मैंने प्रभावी को एक तरफ और अप्रभावी को एक तरफ रखा है ताकि ज़्यादा बेटर समझ में आए। अब देखो यहाँ से एक कैपिटल टी अलग हो गया, एक स्मॉल वाई अलग हो गया, सॉरी कैपिटल आर और कैपिटल वाई अलग अलग हो गए, यहाँ स्मॉल वाई अलग अलग हो गए, दोनों मिलकर हमारा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, गोल पीला बनाया। गोल पीला का मतलब होता है कि हमारे प्रभावी वाला लक्षण प्रदर्शित किया, तो यहाँ प्रभाविता का नियम भी फॉलो किया, एंड यहाँ से अलग हुए पृथक्करण का नियम भी फॉलो हुआ, और स्वतंत्र अभिमन का नियम तो है ही, ठीक है। तो तीनों नियम हमारे इसमें फॉलो हो जाते हैं। तो आपको मेंडल के तीनों नियम समझ में आ गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। आपके लिए गोल्डन चांस से तैयार कर लिए तो 99% आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये तीनों नियम आपका तैयार हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब तो, ठीक है। अब देखो हमारा आता है फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों नियम आपने पढ़ लिया तो हमारा फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ये आपके फिजिक्स का राजा है ये क्वेश्चन, क्योंकि हर साल रिकॉर्ड है कि आता ही आता है। देखो विद्युत मोटर, देखो आपके जो फिजिक्स हैं इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं भाई, हमारे प्रकाश से आ जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, जो प्रकाश है चैप्टर, ठीक है। ओम का नियम आ जाता है, एंड हमारा विद्युत मोटर तो आएगा ही, न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है, तो तैयार कर लेना। देखो विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा क्रियाविधि लिखिए। सबसे पहले विद्युत मोटर का परिभाषा समझते हैं।
विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो हमारा विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत मोटर। जो हमारा विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। सिद्धांत समझते हैं, फिर फिगर को समझते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, कोई भी कुंडली हो, ABCD कुंडली है, उसको जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जब करंट आप उसमें फ्लो करोगे तो बल युग्म एक कार्य करने ही लगता है, जो कुंडली को उसकी अच्छे की घुमाने का कार्य करता है। जैसे आपका चक्की होता है, उसमें ऐसे जब धारा प्रवाहित से चलता रहता है ना, तो आपकी कुंडली घूमती रहती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी अच्छे पर घूमने का प्रयास करते हैं, और यदि कुंडली अपनी अच्छे पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती हैं। अगर कोई भी रुकावट ना हो तो वो घूमने ही लगेंगी। ठीक है, अगर स्वतंत्र हैं तो वो घूमने लगेंगी। ठीक है, ये आपको विद्युत मोटर का परिभाषा एंड आपको सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब कार्यविधि समझना चाहते हो ना, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर समझ लेते हैं। किसका? विद्युत मोटर का। मैं फिगर बुक से समझा देता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनवा रखा है, देख लेना। बुक से समझा देते हैं फिगर। देखो, ऑलरेडी मैंने एक बार समझाया है तो डोंट टेंशन। देखो ABCD ये क्या है? ये हमारी एक देखो ये हमारा NS जो है, ये N और S ये हमारा एक क्षेत्र चुंबक है, जो कि आपका एक चुंबक है। ABCD ये हमारा एक कुंडली है। क्या है? कुंडली। और ये आपका ये जो ऐसे है आर्मेचर है, ये हमारा कुंडली के घूमने की दिशा है। ये हमारा एक चुंबक है, पता ही है। ये ब्रूस है, ये प्लस माइनस बैटरी है। ये PQM ये हमारा विभक्त वलय है। अभी आपको आगे जब समझाएंगे समझ में आएगा। ऐसे आपका विद्युत मोटर का फिगर होता है। यहाँ से धारा प्रवाहित हुआ और हमारा कुंडली ऐसे ऐसे चलने लगता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। देखो कार्यविधि समझो तब। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाएं AB तथा CD बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल युग्म कार्य करने लगते हैं। ये बल एक बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण जो कुंडली है दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है, और कुंडली के साथ साथ उसके जो सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। जो उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय, देखो कुंडली से अगर कनेक्ट है तो विभक्त वलय भी घूमेंगे। ठीक है, कनेक्ट रहता ही है। एंड इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा जो है, धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमने लगती है। बस फिगर आप लोग समझ लो भाई, फिगर आप लोग समझ लो। देखो जब AB घूमेगा AB तो CD विपरीत दिशा लगाएगी तो ये इधर की तरफ मारेगा, ये इधर की तरफ मारेगा, तो ऐसे 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 कुंडली घूमने लगती है। ठीक है, मतलब दोनों विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। अगर कोई इधर की तरफ ऐसे मार रहा है, इधर की तरफ, तो देखो आधा चक्कर तो यहाँ पूरा हो गया, आधा चक्कर यहाँ से, पूरा चक्कर ऐसे ऐसे चलने लगता है। बस यही तो समझना है इसमें। विभक्त वलय का महत्व। विभक्त वलय का कार्य है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का बुरुशों से संपर्क हो जाता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमने लगती है। ठीक है, तो ये हमारे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे भैया लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, और भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा जो साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन का एक रामबाण वीडियो है, क्योंकि इसमें सही आएंगे, याद रखना, क्योंकि ये आपको पहले मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रखो। ये लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।